बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 16 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो चुका, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग आप सीख चुके। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें और यूजेस जो है सल्फ्यूरिक एसिड के देख लें। ये पेज नंबर 26 से 27 28 तक ये हमारे टॉपिक चल रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नोट करते रहिए। सबसे पहली चीज़ डेंसिटी। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है 1.84 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है भाई। नंबर 2 पे आ जाइए, मेल्टिंग पॉइंट। नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई ख़ास जो है वो नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट को इसका एग्जैक्ट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बात को जहन में रखिएगा। एसिड्स जो हैं ज़्यादातर किस में रखे जाते हैं पता है आपको? आप सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, उसको महफूज रखने के लिए आपके पास कौन सी जगह है? आपके पास महफूज रखने के लिए उसको फ्रिज है। आप फ्रूट लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठीक है। सब्जियां लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज वो जगह है जहाँ पर आप उसको महफूज रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एसिड्स की बात करें ना, पता है आपको एसिड्स का फ्रिज क्या है? इसके अंदर एसिड्स को महफूज करके रखा जाता है, वो है वाटर, पानी। समझ में आ रही है बात आपको? ये है वो फ्रिज एसिड्स का। ये पानी आपने लिया और एसिड इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर अगर 4 बीकर हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बात आती है कंसंट्रेशन की। 4 बीकर हैं, सबके अंदर 2 लीटर पानी है। इसमें भी 2 लीटर, इसमें भी 2 लीटर, इसमें भी 2 लीटर। इसमें जो एसिड आपने डाला है वो आपने डाला है 50 ग्राम, इसमें जो डाला है वो आपने 100 ग्राम डाला है, इसमें जो आपने एसिड डाला है वो आपने 150 ग्राम डाला है। पानी तीनों बीकर्स में एक ही जैसा है, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, लेकिन आपने एसिड की मिकदार जो है वो कम ज़्यादा कर ली। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2-3 दोस्त हैं, उनके 2-3 घर हैं, उनके 2-3 फ्रिज हैं और वो सब्जियां लेके आते हैं या फ्रूट लेके आते हैं। कोई एक दोस्त है अपने फ्रिज के अंदर 1 किलो फ्रूट रखता है, दूसरा दोस्त है 2 किलो फ्रूट रख देता है, तीसरा दोस्त है अपने फ्रिज में 3 किलो फ्रूट रख देता है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर ये एसिड जो है वो तीनों बीकर्स के अंदर उसकी मिकदार में फ़र्क है, लेकिन पानी जो है उसकी मिकदार सब में सेम है। ये क्या है? ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन, अगर आप थोड़ा सा सोल्यूशन की ज़बान में गौर करें ना तो ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मुरक्कब, मिक्सचर, उसको सोल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी एक सोल्यूशन ही तो है। सोल्यूशन क्या होता है? 2 चीज़ों का मिक्सचर। एक चीज़ जो है वो कम मिकदार में होती है जो डाली जाती है, दूसरी चीज़ वो है जो ज़्यादा मिकदार में होती है जिसमें डाली जाती है। ऐसी बात है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी असल में सोल्यूशन ही है। पानी पानी पानी, एसिड एसिड एसिड। सॉल्यूट क्या है? वो चीज़ जो कि डाली जाती है कम मिकदार में। सॉल्वेंट क्या है? वो चीज़ जिसमें डाली जाती है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर एसिड है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको जहन नशीन कर लें। कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिकदार। किसकी मिकदार? सॉल्यूट की मिकदार। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार, इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। जब हम कहते हैं कि ये तीनों सॉल्यूशन हैं एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के, ये वाला जो सॉल्यूशन है या ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब मैं सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि एसिड ज़्यादातर किस में रखे जाते हैं? वाटर के अंदर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड किस में मौजूद है? पानी में मौजूद है। किस हालत में सल्फ्यूरिक एसिड है? सॉल्यूशन की हालत में है। इस सॉल्यूशन की हालत में सल्फ्यूरिक एसिड की हैसियत क्या है? सॉल्यूट की है।
तो मैं जब ये कहता हूँ कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम है और इसकी कंसंट्रेशन और भी कम है, तो इनडायरेक्ट वे में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि इस पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो ये क्या हो गया, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड है। की पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन अलग है, इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन अलग है, इस वाले सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन अलग है, यानी कि इन तीनों के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार में फ़र्क है। अब आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जब सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं तो आप फ़ौरन सबसे पहले क्या पूछेंगे, कंसंट्रेशन बता दो भाई। जिस सल्फ्यूरिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन बता दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज निकलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज निकलेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज निकलेगा। बात समझ में आ रही है आप? तो ये बात है, ये जो यहाँ पर बात कर रहा है ना कि मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें इसका, नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो एक कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। वजह क्या है? वजह हम हैं वजह कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को मुख्तलिफ़ कंसंट्रेशंस में रखते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ कंसंट्रेशंस में रखते हैं, ये वजह है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर क्या है, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड भी तो होगा कोई, चलो अगर फिक्स्ड नहीं है तो कोई एक एवरेज तो होगा, कोई ज़्यादातर जो हमें नज़र आता हो, वो क्या है? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं नो डिस्टिंक्ट मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, अंदाज़ा जो हम इसका लगाएं, लगभग जो हम कहें, अंदाज़ा जो हम इसका लगाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो क्या है, वो मेल्टिंग पॉइंट है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसमें सारे लगभग जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड्स आ जाते हैं, हर किस्म की कंसंट्रेशन वाले। अच्छा, ये वो सवाल है वेरी, इसको कहते हैं VARY, वेरी। इसी वेरी वर्ड से निकलता है वेरिएशन, वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज, तब्दीली, तगय्युर। तो ये वेरी क्यों कर रहा है? वाई? मैंने कहा ना आपको इसमें यही चीज़ सीखनी है, वाई, क्यों भाई, क्यों वेरी कर रहा है, क्यों चेंज आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन के अंदर, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? वजह मैं अभी आपको बता चुका हूँ, नोट भी कर लें। वेरी, ये वेरी है, वेरिएट करता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, वजह क्या है? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, कम कंसंट्रेशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड की, ऑटोमेटिकली जो है वो, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास वो भी होता है जो कि लैब में हम देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। एक वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कमर्शियली जो है वो यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में जो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो अलग सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन अलग है। और जो आपकी लैब में सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ होता है उसकी कंसंट्रेशन अलग है। तो कमर्शियली की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड का, ये बात जहन में रखिएगा। कमर्शियल H2SO4 जो है, H2SO4 जो है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये बॉइलिंग पॉइंट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, 290 से 230 हो जाए, सॉरी 290 से 300 हो जाए, 310 हो जाए, 350 हो जाए, तो क्या करना है? वही कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए भाई, मिकदार बढ़ा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इंक्रीज़ अगर करना चाहते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आप क्या करें? आप इंक्रीज़ कर दें कंसंट्रेशन। देखिए, बार बार मैं आपको यही समझाता हूँ, पाकिस्तान से बच्चे हैं या इंडिया से बच्चे हैं,
MD कैट का टेस्ट देना चाहते हैं या दूसरे पाकिस्तानी टेस्ट देना चाहते हैं इंडिया में, जी मेंस एडवांस इनके नीट इनके टेस्ट देना चाहते हैं, भाई आपसे वही मेन चीज़ प्रॉब्लम आपको क्या होगी, जो MCQ आपके पास आएगा उसको समझना, आपको समझना है उस MCQ को। सबसे बड़ा मसला ये है कि उस MCQ को पहले समझेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा वो आपसे बोल क्या रहा है जब तक आपको ये बारीकियों का पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बारे में बात कर रहा हो, कंसनट्रेटेड के बारे में बात कर रहा हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन के बारे में कोई आपसे सवाल कर ले, तो ये बारीकियां जब आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह आप जो है वो उसका जवाब दे देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब जब भी आए तो इसका मतलब पानी में डिज़ोल्व करना। तो क्या ये पानी में डिज़ोल्व होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये हाईली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है इन H2O वाटर के अंदर। नोट कर लें, इसकी नेचर जो है वो कोरोसिव नेचर है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब यही होता है जो कोरोजन पैदा करे, करोड कर दे चीज़ों को तोड़ फोड़ दे, ठीक है, उनकी स्किन को, उनके टेक्सचर को ख़राब कर दे, ठीक है। तो कोरोसिव नेचर है, जिस चीज़ से भी ये इंटैक्ट आएगा उसको कोरोडेड कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। हाईली कोरोसिव है ये, हाईली कोरोसिव है ये, ठीक है भाई। रिएक्ट विद मेटल्स, ये मेटल्स के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट ये कर सकता है, एटसेट्रा। मेटल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ इन कांटेक्ट आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड उनका हुलिया बिगाड़ देगा, उनके साथ रिएक्शन शुरू कर देगा। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, पूरे के पूरे बने हुए मिक्सचर है ना, तो आपके अंदर भी ढेरों ढेर जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमुआ है, आप मैं सारे लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई एक ले लें, आप ले लें ग्लूकोज को ले लें, उसके साथ भी रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलें तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी 3-4 हेडिंग्स में यहाँ पे डिवाइड हुई है, मैं लिख देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है भाई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हैसियत से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हैसियत से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सल्फोनेटिंग एजेंट, सल्फोनेटिंग एजेंट की हैसियत से, ठीक है। और कौन कौन से? डायबेसिक एसिड की हैसियत से, डायबेसिक एसिड की हैसियत से इसके केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं अभी इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इसको देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से, याद है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? पिछली वीडियोस में मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि गेन करते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये बात जहन में रखिए। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खिंचे चले आएंगे सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव।
पॉजिटिव की तरफ आएगा फ़ौरन। और सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव क्या है? सल्फ़र है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सल्फ़र है। कैसे बताते हैं? पहली बात, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? वाई। पहला सवाल आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया आपसे, आपने उसका जवाब दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा गया कि भाई ये क्यों है, इस क्यों का जवाब यहाँ पर ये है, वाई, बिकॉज इट हैज़ सल्फ़र, बिकॉज इट हैज़ सल्फ़र। इसमें सल्फ़र है ना, H2SO4, H2SO4, ये जो सल्फ़र है, बिकॉज इट हैज़ सल्फ़र। और इस सल्फ़र की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है, +6 है। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये हालत है। जब हम कहते हैं ना किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसकी हालत, कौन सी हालत है? दो हालतों में से कोई एक हालत। ये दो हालतें हैं। स्टेट वर्ड का मतलब ही हालत है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कोई हालत है, ये कोई स्टेट है। क्या है ये? स्टेट है। किसकी? किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की, कि या तो वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे सल्फ़र की हमने कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। इसके अंदर ये +6 है। वजह क्या है इसके पीछे? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है। ठीक है, अब अगला सवाल, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक पार्टिकल की हालत है, या तो उसकी पॉजिटिव हालत है या उसकी नेगेटिव हालत है। इन विच सेंस? इन विच सेंस, किस तरह से उसकी पॉजिटिव हालत है या उसकी नेगेटिव हालत है? नंबर्स की मद में। नंबर्स, ये नंबर्स हैं जो कि उनको दिए गए हैं, उससे पता लगता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो दो ही हालतें हैं, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अब पॉजिटिव होगी तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं, उसके साथ कोई नंबर भी लगा हुआ होगा। तो इन विच सेंस आपसे पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब किसी पार्टिकल की हालत कि आया वो पॉजिटिव हालत में है या नेगेटिव हालत में है। तो किस तरह से क्लियर करें बात को? तो आप कहेंगे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कोई नंबर लगा हुआ होगा। इन विच सेंस? नंबर्स, कोई नंबर लगा हुआ होगा। जैसे कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव है और +6 है, +6 है। अब बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी पार्टिकल की, वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उस पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नंबर लगा होगा। ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और एग्जैक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ नहीं होंगे बल्कि उनके साथ कोई ना कोई नंबर भी होगा। जैसे अगर इसकी सपोज करते हैं कि पॉजिटिव है तो +1 है, +2 है, +3 है, क्या है? ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही सिर्फ नहीं होगा बल्कि उसके साथ कोई ना कोई नंबर भी होगा। ठीक है, अब अगली बात, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी की है, यानी कि उसकी पॉजिटिव हालत है या नेगेटिव हालत है, जिसको हम नंबर से बता रहे हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है डिग्री, इससे फ़र्क पड़ता है डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी, डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी, डिग्री ऑफ लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। +6 अगर यहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम सपोज करते हैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें सल्फ़र मौजूद है, उसमें +4 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक तीसरा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर सल्फ़र मौजूद है, वहाँ पर उसकी +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो वही सल्फ़र है यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही सल्फ़र है यहाँ पर +4 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही सल्फ़र किसी तीसरे मॉलिक्यूल के अंदर है, वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इससे क्या मतलब हुआ? डिग्री, डिग्री का मतलब होता है किस हद तक, किस हद तक। मैंने कहा ना पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कि किस हद तक कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है तो इसका डेफिनेट मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कॉमन सेंस की बात है। अब इन तीनों को देख लें, ये सल्फ़र है ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये सल्फ़र है ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये सल्फ़र है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। मैंने कहा डिग्री ऑफ लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कि किस हद तक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेट है इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली तो बात हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि +6 है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहेगा। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो आप कह सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा लेकिन इससे कम, इस वाले सल्फ़र से कम जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। और इसको अगर देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो इसकी डिग्री ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इसकी सबसे कम है, डिग्री ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इसकी थोड़ी ज़्यादा है और डिग्री ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र की सबसे ज़्यादा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको नज़र आ रही हैं तीन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पहली बात कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो डिग्री देख लें, इसकी ये हाईएस्ट डिग्री पर है, ये उससे कम डिग्री के ऊपर है, ये उससे कम डिग्री के ऊपर है। किस सेंस में? इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को लेना? इलेक्ट्रॉन को लेना। अब यहाँ सपोज करते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इसी केस के अंदर ये ऑक्सीजन है। सपोज करते हैं यहाँ पर इसकी -8 है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किसी और जगह पर है वहाँ -6 है, ऑक्सीजन किसी और जगह पर है वहाँ -4 है, ऑक्सीजन किसी और जगह पर है -2 है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना। तो ये पहले स्टार्ट किससे लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। लेकिन डिग्री की बात अगर करें तो ये सबसे ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर अगर ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन ये पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन, तो ये ऑक्सीजन जो है क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव वाली, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। ये कम करेगा ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के मुकाबले में, ये ऑक्सीजन कम करेगा, बहुत ही कम करेगा इसके मुकाबले में, और ये वाला ऑक्सीजन बहुत ही कम करेगा। तो ये क्या है? ये डिग्रीज़ है। ये क्या है? ये डिग्रीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। वाई क्यों करना चाहता है भाई? बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इट हैज़ सल्फ़र। वजह क्या है? बिकॉज इट हैज़, कि इसके पास सल्फ़र मौजूद है विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6। वजह समझ में आई क्यों ये सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ताकत रखता है।
उसकी वजह यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक सल्फ़र ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव वाली हाईएस्ट है, +6। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट दोबारा समझने की कोशिश करें, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, बेहद ज़रूरी है। फिर समझ में नहीं आता वीडियो को फिर देखें जब तक बिल्कुल क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, और ये इसको अपने पास नोट करें, इन एग्जाम्पल्स को अपने पास नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम कर रहा है, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, कार्बन जो है जब रिएक्ट करता है, कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ सल्फ़र जो है जब रिएक्ट करेगा 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और कॉपर जो है ये रिएक्ट करेगा 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और 2 एल्युमिनियम के मोल जो हैं ये रिएक्ट करेंगे 6 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा यहाँ देख लेते हैं पहले। कार्बन जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 3 चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के 2 मोल बनेंगे, और वाटर के भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है भाई, और अगर सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड तो 3 मोल जो हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के बनेंगे और 2 मोल जो हैं वो वाटर के बनेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अगर कॉपर जो है उसके साथ रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल, पहली शर्त यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड होना चाहिए, बहुत गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बनेगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और 2 मोल वाटर के बनेंगे H2O। उसके बाद अगर हम जो है वो एल्युमिनियम को रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड का गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसनट्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके नतीजे में एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, 3 मोल सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के बनेंगे और 6 मोल वाटर के बनेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन इसमें देखते हैं हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हैसियत से सल्फ्यूरिक एसिड को। ये हो चुका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट का क्या मतलब? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एजेंट का मतलब तो आपको पता है काम करने वाला। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी को निकालना। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में से वाटर के मॉलिक्यूल निकाल सकता है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, वाई? ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, पहला सवाल ये पूछा जाए सल्फ्यूरिक एसिड क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाए क्यों है भाई, अब इस क्यों का जवाब नोट कर लें। वाई? इट्स कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, इट्स कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल बाहर करना, निकाल बाहर करना, एक्सट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्सट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सब्सटेंसेस, फ्रॉम सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, अब यहाँ केमिकल रिएक्शन देख लें, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यहाँ पर रख देंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड, इस देखें ऊपर रखा हुआ है, ऊपर का मतलब ये कि आप इसको रिएक्ट नहीं करवा रहे, नहीं आप रिएक्ट नहीं करा रहे, बल्कि ये जो ग्लूकोज है इसके साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड को सिर्फ साथ रख रहे हैं बस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल लेगा और 6 मोल कार्बन के बच जाएंगे। अगर शुगर के साथ आप रखेंगे C12H22O11, ये है शुगर,
शुगर के साथ अगर रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो इससे 12 कार्बन के मोल बनेंगे और 11 H2O के मॉलिक्यूल ये निकाल बाहर करेगा इसमें से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वुड जो है C6H12O5, ये आपकी बुक में वुड लिखा हुआ था, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में मुझे बता दें, मैंने भी इसको मैं ढूंढ नहीं सका कि ये वुड जो लिखा हुआ है इसका मतलब लकड़ी है या कुछ और है। बहरहाल वुड लिखा हुआ था यहाँ पर, तो ये वुड का केमिकल फार्मूला यहाँ पे C6H12O5 है, तो इसका मतलब क्या, ये वही वुड है और यहाँ पर ब्रैकेट में इसके साथ N भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम रखेंगे H2SO4 कंसनट्रेटेड, ठीक है, तो उससे 6N कार्बन, देखें N का मतलब ये होता है जब आपको कोई एक तादाद पता नहीं हो, एक तादाद पता ना हो, तो ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है वुड का, इसमें चेंज होते, क्योंकि वुड में वैरायटी है तो ये मॉलिक्यूल जो है इसमें भी चेंजेस हो सकती है। इसी हिसाब से 6 से 12, 12 से 24, 5 से 10, इसीलिए N लिखा हुआ है इसके साथ। जब इसमें वैरायटी है तो यहाँ पर भी वैरायटी है कि कार्बन के जो मोल आएंगे वो भी 6 भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन में तो 6 आएंगे, लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है तो यहाँ पर ये कार्बन के मोल भी चेंज हो जाएंगे, इसीलिए 6N कार्बन लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है। और इसी तरह आगे जो वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे वो भी वेरिएबल होंगे, 5N लिखा हुआ है, 5NH2O, ठीक है भाई। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हैसियत से इसके आगे सल्फोनेटिंग एजेंट तीसरा वाला देख लेते हैं। नंबर 3 सल्फोनेटिंग एजेंट। अच्छा, एजेंट एक चीज़ और को भी कहा जाता है जो देने वाला होता है, कुछ प्रोवाइडर होता है, सप्लायर होते हैं। इस तरह वेजिटेबल सप्लायर हैं, ठीक है, फ्रूट सप्लायर हैं, इनका काम क्या है, सप्लाई कर देना, ठीक है। ये गोदाम से माल उठाते हैं और उसके बाद शॉप्स पे सप्लाई करते रहते हैं, इस शॉप को भी दे दिया, दूसरी शॉप को दे दिया, तीसरी शॉप को दे दिया। इसको हम क्या कहते हैं, ये सेल्स एजेंट हैं, ये सेल्स एजेंट हैं। जो वेयर हाउस है, जो होल सेल की दुकान है, वहाँ से माल उठाएंगे और मुख्तलिफ़ दुकानों पे क्या करेंगे, सप्लाई करते रहेंगे। सेल्स एजेंट, बात को ज़रा समझिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है एक ऐसा ही एजेंट का किरदार अदा करता है। क्या सप्लाई कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनेटिंग ग्रुप। ये जो सल्फोनेटिंग ग्रुप है ना, ये सल्फोनेटिंग ग्रुप, अभी तो ये सल्फोनेटिंग ग्रुप जो है, अब क्या है ये मैं बताता हूँ। अभी इस सल्फोनेटिंग ग्रुप को लेगा सल्फ्यूरिक एसिड और आगे फिर दूसरों को सप्लाई कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फोनेटिंग ग्रुप सप्लायर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फोनेटिंग एजेंट की हैसियत से पहले सल्फोनेशन को समझ लीजिए। सल्फोनेशन क्या है, सल्फोनेशन, ये सल्फोनेशन क्या है, एडिंग सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनेशन का मतलब है एडिंग सल्फोनिक ग्रुप, एडिंग सल्फोनिक ग्रुप, यानी कि SO3H, ये है सल्फोनिक ग्रुप, SO3H, ये सल्फोनिक ग्रुप। और जब हम कह रहे हैं कि सल्फोनेशन हो रही है तो इसका मतलब ये सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है, ये सल्फोनिक ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, ये सल्फोनिक ग्रुप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है उसके साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये सल्फोनेशन हो रही है, एडिंग सल्फोनिक ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल, इनटू अ मॉलिक्यूल। यहाँ पर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे सल्फोनिक ग्रुप जुड़ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर H2SO4 सर्व्स एज, H2SO4 क्या किरदार अदा कर रहा है, H2SO4 सर्व्स एज सोर्स ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, सोर्स ऑफ
सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप की सोर्स का किरदार अदा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का किरदार अदा कर रहा है, सप्लायर का किरदार अदा कर रहा है यहाँ पर H2SO4। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें C6H6 प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप ये बेंजीन है, बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसमें से ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5SO3H प्लस H2, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और ये कंपाउंड बनेगा। इसका नाम नोट कर लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब मैं कह रहा हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सप्लायर का किरदार अदा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का किरदार अदा कर रहा है, सल्फोनिक ग्रुप के SO3H का किरदार अदा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि इसके साथ आगे जुड़ जाता है ये, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये H2SO4 है, इसके साथ आके ये सल्फोनिक ग्रुप जुड़ गया है, चलो भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फोनिक ग्रुप को लेके जा रहा है और जाके किसी को दे देता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, बल्कि केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने जब रिएक्ट किया तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आगे जब किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको क्या देगा, सल्फोनिक ग्रुप। उसको क्या देगा, सल्फोनिक ग्रुप देगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सल्फोनिक ग्रुप देगा, अपने आप को बदल के, अपने आप को किसी दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके, अपने आप को एक नई चीज़ में ढाल के, अब वो किसी को ये सल्फोनिक ग्रुप देगा। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ने जब बेंजीन के साथ रिएक्ट कराया तो इन्होंने अपने सल्फ्यूरिक एसिड ने अपनी शक्ल बदल ली, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो है इससे अगला स्टेप क्या होगा, जहाँ पर भी सल्फोनिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी इसमें से निकल के चला जाएगा, इसमें से निकल के चला जाएगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ने जो है वो सल्फोनेटिंग एजेंट का किरदार अदा किया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। एक और केमिकल रिएक्शन देख लें इसके साथ ही, आपकी बुक में लिखा हुआ। टॉलिन के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड C7H8 प्लस H2SO4। यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और ये क्या है, ये टॉलिन। टॉलिन ठीक है भाई। इनके दरमियान भी केमिकल रिएक्शन बने होगा और ये बनेगा C6H4 और CH3SO3H प्लस H2O। अब ये जो बड़ा सा कंपाउंड बना है, ये क्या बना है, इसका नाम है पी-टॉलिन। पी-टॉलिन सल्फोनिक एसिड, पी-टॉलिन सल्फोनिक एसिड, पी-टॉलिन सल्फोनिक एसिड। ये फिर आगे जाके जो है वो सल्फोनिक ग्रुप जो है वो देगा। चौथा केमिकल रिएक्शन देखते हैं। डायबेसिक एसिड की हैसियत से। नंबर 4, डायबेसिक एसिड की हैसियत से। डायबेसिक एसिड कौन सा होता है, डायबेसिक एसिड वो होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालें तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। इसका क्या मतलब है, प्रोड्यूसर ऑफ 2 हाइड्रोजन आयन इन वाटर। पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो पैदा करता है, जैसे कि H2SO4, जब आप इसको पानी में डालेंगे
ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो हाइड्रोनियम आइंस बनेंगे, हाइड्रोनियम आइंस प्लस हाइड्रोजन सल्फेट आइन, हाइड्रोजन सल्फेट आइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है H2, ये सिर्फ H रह जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। अभी हुआ क्या है, जब आपने इसको पानी में डाला है तो इससे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे और हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो रिलीज़ होंगे। पानी में जब डाला है तो पानी से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसलिए यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोनियम आयन बन गया। हकीकत में ये बाद में बना है, पहले इससे हाइड्रोजन आयन एक रिलीज़ हुआ है और हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो रिलीज़ हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाया। अब ये जो है ये मज़ीद एक हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ करेगा अगले स्टेप में। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है ये मज़ीद जो है एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा जो कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये H है ये निकल चुका, तो सिर्फ सल्फेट आयन बचेगा SO4-2, ये सल्फेट आयन जो है वो बचेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये डायबेसिक एसिड की हैसियत से हमने सल्फ्यूरिक एसिड को देख लिया। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई, अब इसके यूजेस जो हैं उनको भी देख लेते हैं। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन, किस चीज़ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, फर्टिलाइज़र्स, खाद की तैयारी में, फर्टिलाइज़र्स खाद की तैयारी में इस्तेमाल हो रहा है, डाइज़ कलर बनाने के लिए, कलर्स पेंट्स वगैरह बनाने के लिए, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स का मतलब होता है दाने। ये कौन से दाने होते हैं, कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं और इन पिगमेंट्स की मदद से पेंट्स बनते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये पिगमेंट्स बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं सफाई वगैरह के लिए, डिटर्जेंट्स जो हैं इनकी तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि अद्वियात या दवाएं बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स। और सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई और फाइबर का मतलब होता है धागा। मसनूई धागा बनाने में भी जो है वो इसका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब ये मसनूई धागा क्यों होता है, फाइबर जो है क्या नेचुरल भी होता है, बिल्कुल होता है। जो कपड़ा वगैरह जितना भी पहले बनता था किससे बनता था, धागे से बनता था। ये धागा कहाँ से आता था, दो जगहों से, या तो रेशम का कीड़ा जो है वो सिल्क वर्म जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करता था, उस सिल्क से धागा बनाया जाता था, उससे सिल्क के कपड़े बनते थे, रेशम के कपड़े। और कॉटन जो है कपास, उसकी काश्त होती थी, ये कॉटन लेके कपास लेके जो है इससे धागा बनाया जाता था, उस धागे से कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन ये बहुत महंगा काम था। अब मेन चीज़ धागा है, तो ये धागा या फाइबर जो है अब कहाँ तैयार हो रहा है, लैब में तैयार हो रहा है। तो क्योंकि इंसान बना रहे हैं अब ये धागा नेचुरल नहीं बन रहा, इसलिए ये मसनूई है, ये सिंथेटिक है, ये आर्टिफिशियल है और इसकी तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, रिफाइनिंग पेट्रोलियम का क्या मतलब है, ज़मीन से जो तेल निकलता है ना, जो ऑयल ज़मीन से निकलता है, इसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये काले कलर का गंदा बदबूदार लिक्विड होता है जो ज़मीन से निकलता है, हम इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। आप अपनी बाइक में गाड़ियों में जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं वो वैसा तो नहीं होता ना, वो तो बड़ा साफ़ सुथरा सा होता है, ठीक है। लेकिन जो ज़मीन से निकल रहा है वो काला गाढ़ा बदबूदार ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है जिसको कहते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, रिफाइनिंग पेट्रोलियम में। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स में,
इस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है बहुत सारी प्रोडक्ट्स में, उनको कहते हैं हम रिफाइनिंग पेट्रोलियम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को रिफाइन करना, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई। तो ये जो रिफाइनिंग पेट्रोलियम होता है इसके अंदर क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन टू मेक क्या बनाया जाता है? ये हमारे पास हाई ऑक्टेन गैसोलीन जो है वो बनाई जाती है। हाई ऑक्टेन गैसोलीन जो है वो बनाई जाती है। हाई ऑक्टेन गैसोलीन एडिटिव ये बनाया जाता है। अब देखिए, जो प्योरिटी होती है, जो क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की, दूध जो है आप इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर, अगर दूध गाढ़ा होगा तो आप बोलेंगे भाई ये दूध तो बड़ा अच्छा है, अगर दूध पतला होगा तो आप बोलेंगे यार दूध अच्छा नहीं है, इसके अंदर तो पानी छानी मिला हुआ है। ऐसी बात, अगर दूध से क्रीम बनेगी बहुत सारी बॉयल करने के बाद, आप बोलेंगे यार दूध तो बड़ा अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कहेंगे दूध तो अच्छा नहीं है। तो ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं जिससे आप दूध की क्वालिटी को देखते हैं। ये जो पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी भी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, उसको कहते हैं हम ऑक्टेन नंबर। इसको हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। अब ये ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का जितना हाई होगा, इसका मतलब वो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का है। आप जो पेट्रोल डलवाते हैं सिर्फ वही पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोल की बहुत सारी वैरायटियां हैं। ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन सा पेट्रोल सबसे अच्छा होगा? जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा, जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा। तो अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हमें हाई करना है तो पेट्रोल में क्या मिलाएं? क्या मिलाएं? क्या मिलाएं? एडिटिव मीन्स जो चीज़ ऐड की जाती है। आप पेट्रोल में क्या मिलाएं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पेट्रोल में डालते हैं, जिससे जो है वो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है। और वो चीज़ें जो कि आप पेट्रोल में डालते हैं ताकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हाई हो जाए, उन चीज़ों की तैयारी, उन चीज़ों को कहा जाता है एडिटिव्स। और उन चीज़ों की तैयारी के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो रिफाइनिंग पेट्रोलियम, इस तरह से आप पेट्रोल को रिफाइन करते हैं। ठीक है। मज़ीद बेहतर बनाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें डाल के, इससे उन पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हाई हो जाता है। अब वो चीज़ें जो है वो किसकी मदद से तैयार होती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। यहाँ क्या लिखा हुआ? रिफाइनिंग पेट्रोलियम टू मेक हाई ऑक्टेन गैसोलीन एडिटिव। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिफाइनिंग पेट्रोलियम में आप इस्तेमाल करते हैं। किस सेंस के अंदर? इस सेंस के अंदर कि हाई ऑक्टेन गैसोलीन एडिटिव्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। ठीक है भाई। और कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है इसका? और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसका? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग या प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाइंग मेटल्स। प्रोसेसिंग या प्यूरिफाइंग मेटल्स, इसका क्या मतलब हुआ? रिमूव रस्ट, रिमूव रस्ट एंड स्केल, रिमूव रस्ट एंड स्केल। प्रोसेसिंग का मतलब होता है वर्केबल बनाना, काम के काबिल बनाना। प्यूरिफाई का मतलब होता है प्योर करना, साफ़ करना। किसको? मेटल्स को। तो मेटल्स को आप काम के काबिल बनाना चाहते हैं या उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए आपको दो चीज़ें उस पर से रिमूव करनी होगी। एक तो रस्ट, जो मेटल्स पे जंग लग जाता है, या फिर स्केल, जो मेटल्स पे स्केलिंग आ जाती है। ये स्केलिंग होता क्या है? अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें आप पानी बॉयल करते हैं, तो 1-2-3 महीने अब आपको हो चुके हैं उस इलेक्ट्रिक केटल को लिए हुए, तो आप ज़रा देखेंगे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक केटल लाए थे ना, अब अंदर से वो आपको वैसी नज़र नहीं आएगी। एक वाइट कलर की वाइट लेयर जो है वो बन जाएगी अंदर। एक वाइट कलर की लेयर जो है इलेक्ट्रिक केटल के अंदर बन जाएगी। ये अक्सर जो हमारे पास मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं
तो वाइट सी लेयर जो है उनके ऊपर एक बन जाती है। ये जो वाइट कलर की लेयर होती है इसी को कहा जाता है स्केल। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक केटल को डी स्केलिंग कर रहा हूँ तो समझ जाइए कि वो जो वाइट कलर की लेयर बन चुकी है अंदर, मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ, उसको साफ़ कर रहा हूँ। किसकी मदद से? सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? इचिंग, इचिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इचिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। आपने मेटल्स के ऊपर नक्शो निगार बने हुए देखे हैं, डिज़ाइनिंग होती है मेटल के ऊपर और वो बड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है, आप उसको हाथ से हटा नहीं सकते। एनग्रेव हुई हुई होती है, वो खुदी हुई होती है। ये जो खुदे हुए नक्शो निगार होते हैं मेटल्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं इचिंग। तो ये खुदे हुए नक्शो निगार या डिज़ाइंस जो बनते हैं मेटल्स के ऊपर, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से बनते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इसको मैं भी नहीं समझा सकता, वरना मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को ही समझाना पड़ेगा। यार इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग लेड एसिड बैटरीज, मेकिंग लेड एसिड बैटरीज, जो आप आमतौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं बैटरीज, वो कहलाती हैं लेड एसिड बैटरीज। तो ये लेड एसिड बैटरीज जो हैं, इनकी तैयारी में भी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग एंड डी स्केलिंग, क्लीनिंग सफाई के लिए, एंड डी स्केलिंग, स्केलिंग अभी मैं आपको बता चुका हूँ। डी स्केलिंग मतलब जो स्केलिंग हो चुकी है उसको साफ़ करना, डी स्केलिंग जो है वो कहलाता है। ठीक है भाई, ये भी तमाम हो गया। अब आपका अगला जो टॉपिक है पेज नंबर 28 से जो शुरू हो रहा है वो है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इंशाल्लाह इसको करेंगे, चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर सेल्फ असेसमेंट सारे एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। MCQs करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 1 तमाम हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।